ओके गाइस, आज आ रहे आप सभी को। यस, प्रणाली, पूजा, विशाल, नम्रता, कुणाल, अक्षय, आदित्य। यस गाइस। यस सर। ओके। ओके गाइस, तो ये आज का हमारा सेकेंड ट्रेनिंग डेमो सेशन है। ठीक है। और लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, हमें मार्केट में सीआरएम की नीड क्या है। राइट। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको सेल्सफोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में ही समझा कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सेल्सफोर्स की मार्केट नीड क्या है, कैसे एक सीआरएम एप्लीकेशन हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सभी टॉपिक्स को कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक इसमें डिस्कस किया है गाइस। तो सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम। सो एज अ कंपनी अगर आप सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन करते हो, सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियोफ। एंड ये कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसके एक प्रोडक्ट के लिए जो है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब अगर हम एज अ प्रोडक्ट इस सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन करें तो सेल्सफोर्स क्या है। सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। सो सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अब ये कैसे ये सारी चीजें परफॉर्म करता है तो इसके बारे में लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया। देखिए, तो सबसे पहले हमने इसमें इंप्लीमेंट किया गाइस कि कोई भी कंपनी अगर है तो हम कह रहे हैं कि सीआरएम, फिर वो कंपनीज एंड उन कंपनीज के कस्टमर्स, तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने का काम एक सीआरएम एप्लीकेशन करा। राइट, कंपनीज एंड कस्टमर्स को। तो हमने इन तीनों का मीनिंग लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे कोई कंपनी एक सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करती है और क्यों उसे जरूरत होती है एक सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। तो हमने इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि जब हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तीनों टीम का होना जरूरी है, जो कि है हमारे पास मार्केटिंग टीम, देन हमारी सेल्स टीम एंड सपोर्ट टीम। तो हमें इन तीनों टीम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। सो मार्केटिंग टीम का काम हमने डिस्कस किया कि वो मार्केटिंग कैंपेन्स रन करती है, पोटेंशियल कस्टमर्स लाती है, मतलब लीड्स, और उन लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने का काम होता है हमारी सेल्स टीम का। अब जब हमारे कस्टमर्स कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सो हो सकता है कि वो कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, तो उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम करता है यहां पर सपोर्ट टीम। तो ये हर बिजनेस की नीड है, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट। और एज अ बिजनेस ओनर अगर हम ये सभी चीजें मैनेज कर रहे हैं तो आप विदाउट सॉफ्टवेयर अगर आप इसे इमेजिन करो तो ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। इस बिजनेस को इफेक्टिवली आप मैनेज नहीं कर सकते विदाउट सॉफ्टवेयर। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी बिजनेस है तो उसको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। राइट। ऐसा सॉफ्टवेयर जो उनके सेल्स के लिए या मार्केटिंग के लिए या सर्विस के लिए उन्हें हेल्प करे, मतलब उनके कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो किसी भी बिजनेस की एंड टू एंड फंक्शनलिटी को मैनेज करने के लिए एक सीआरएम एप्लीकेशन की हमें जरूरत पड़ती है। और उस सीआरएम को हम कहते हैं, यहां पर देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक टूल है जिससे कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज करते हैं। राइट। जिससे बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेसेस के साथ जोड़े रखें और अपने बिजनेसेस में वो नए कस्टमर्स को लाए। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हम रन कर रहे हैं तो हमारा मेन एम यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कन्वर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा हम सेल्स करें।
करेक्ट। और ये हर बिजनेसेस की नीड है। तो मतलब कोई भी अगर बिजनेस है तो उसको एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, राइट, क्योंकि उनको अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करना है। और अगर उनको सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, सो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एप्लीकेशन है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब आप खुद सोचे, इतने सारे बिजनेसेस है मार्केट में, कोई भी बिजनेस हो जो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर रहा है तो उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, और वो यूज करने वाले हैं सेल्सफोर्स सीआरएम। अब अगर वो सेल्सफोर्स सीआरएम यूज करते हैं तो उसे सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मार्केट में सेल्सफोर्स डेवलपर्स इतने पॉपुलर है, करेक्ट। अब तो जैसे अगर हम बात कर रहे गाइस कि एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, एक सीआरएम के बारे में हमने डिस्कस किया कि सीआरएम होता क्या है। सो आप मुझे बताइए, यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था? यस, बताइए। यस गाइस, लास्ट सेशन में हमने जितने टॉपिक डिस्कस किए थे सभी स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? यस, आप बोल सकते हो गाइस, थम्स अप की जरूरत नहीं है, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते यस हो। सर। ठीक है, आकाश, यस। यस, यस सर, अक्षर, क्लियर है। दुर्गेश, कुणाल, नम्रता, पूजा, प्रणाली, वैशाली, विशाल। यस गाइस, ओके। अब हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस किया था ट्रेनिंग के बारे में कि क्या क्या मॉड्यूल्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कस्टमाइजेशन पार्ट, राइट। देन हमारी ट्रेनिंग में हम क्या क्या मॉड्यूल्स कवर करते हैं और क्या क्या आपको ट्रेनिंग फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो आज जो हमारा मेन डिस्कशन है, देखिए, तो हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है। अब हमें सीआरएम के बारे में तो क्लियर हो गया, कंपनीज क्या है, कस्टमर्स क्या है, ये सब हमें क्लियर है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे ये कंसेप्ट आया और ये कैसे हमें हेल्प कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्यों बिजनेसेस अभी क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्विच हो रहे हैं, राइट। सो देखो, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनको ये टर्म अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग, तो भी कोई इशू नहीं है, प्रॉपरली अभी ध्यान दीजिए। बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखो, मार्केट में कई तरह की कंपनीज है, राइट। अब आपने इसमें से कुछ कंपनीज के नाम भी सुना होगा जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स बनाती है, या राइट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है, एप्लीकेशंस बनाती है। तो मैं कुछ कंपनीज के नाम यहां पर लिख रहा हूं, आप मुझे बताइए। जैसे आपने सुना होगा Amazon, करेक्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोबी, ऐसी कई सारी कंपनीज है। इसके अलावा आपने ये भी नाम सुने होंगे, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, राइट, एसेंचर, ऐसी कई सारी कंपनीज है, राइट। अब मुझे बताइए, इन सभी के नाम आपने सुना है, लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या है गाइस? इन दो कंपनीज में डिफरेंसेस क्या है? कुछ कंपनीज मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में लिखा है। इनमें डिफरेंसेस क्या है? क्या डिफरेंस है इन कंपनीज में? प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। करेक्ट, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। तो यहां से कुछ कंपनीज हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जैसे ये जो कंपनीज है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, और इन कंपनीज को हम कहते हैं सर्विस बेस्ड। अब क्या डिफरेंस है, कैसे वर्क होता है इनमें, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में क्या होता है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एक ऐसी कंपनीज है जो खुद के प्रोडक्ट्स के लिए काम करती है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो गूगल कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है,
और उनके पास जो डेवलपर्स है, जो टीम है, वो सिर्फ खुद के प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रही है, मतलब वो किसी क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन नहीं बना रहे, वो विजनरी लोग हैं, वो ऐसी दूर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करें, कैसा एक नई टेक्नोलॉजीज लाए या नए कुछ फीचर्स लाए जिनकी वजह से वो रिवेन्यू भी जनरेट कर पाए। एक अगर कोई वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और अगर वो ऐप पेड है, तो कंपनीज बाकी जो यूजर्स है वो उनको पे करेंगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का मेन एम यही होता है, वो विजनरी लोग हैं, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट, उस सॉल्यूशन को बिल्ड करते हैं और वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब कितने सारे प्रोडक्ट्स है, Amazon के प्रोडक्ट्स है, गूगल के प्रोडक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोबी, ऐसी कई सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो डेवलपर्स काम करते हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको जो काम करना होता है वो उनके खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करना होता है, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट पे काम करना होता है, राइट। अब सेकंड अगर हम बात करें सर्विस बेस्ड, अब ये सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती है, सर्विस बेस्ड कंपनीज किसी और को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मतलब किसे, क्लाइंट्स को। अब आप देखो, सर्विस बेस्ड कंपनीज का काम होता है किसी और के लिए एप्लीकेशंस को बनाना, मतलब सर्विस बेस में जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं, मतलब किसी और को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब किसे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं? अब आप देखो, मार्केट में और भी कई तरीके के बिजनेसेस है, राइट। अब आप देखो कि कितने सारे बिजनेसेस है मार्केट में, कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं होटल इंडस्ट्री, राइट, टेलीकॉम इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट, बैंकिंग, हेल्थ, इंश्योरेंस, राइट, ट्रैवल, फूड, करेक्ट, ऐसी कई सारी है, एजुकेशन। अब ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज है जो अपने बिजनेस को रन कर रही है मार्केट में, राइट। अब आप अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल देखा, कोई भी बिजनेसेस अगर रन हो रहा है तो उसको उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ने वाली है। बिना सॉफ्टवेयर के तो कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता। अभी अगर आप देखोगे तो कोई भी अगर छोटा सा भी कोई एक शॉप है जो खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाता है या खुद की फ्रेंचाइजीज को बनाता है, वो भी अपने लिए एक एप्लीकेशन बनाता है। तो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हर बिजनेस की नीड है। अब ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लोग अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमें इतना पता है कि अगर इसे अपने बिजनेस को मैनेज करना है तो इसे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब खुद इसे बिना सॉफ्टवेयर के इमेजिन करके देखो, अभी पहले बैंकिंग में हम सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते थे, राइट। अब क्या होता था वहां पर, स्टार्टिंग में अगर मुझे कोई अमाउंट अगर विड्रॉ करना है, ठीक है, या किसी को ट्रांसफर करना है तो क्या करना होगा, आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वहां से आप लाइन में लगोगे, अपने बैंक से वो अमाउंट विड्रॉ करोगे और जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है उस बैंक में जाके आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन अभी वही सेम रिक्वायरमेंट कितना टाइम लगता है उसे कंप्लीट करने में, विद इन सेकेंड्स आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे अगर मुझे घर पे बैठ के कोई भी, अब हर एक चीज आप ऑर्डर कर सकते हो, कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। किसके थ्रू पॉसिबल है? सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर आपका टाइम सेव कर रहा है, हमारी लाइफस्टाइल को इजी कर रहा है। तो हर बिजनेसेस अपने बिजनेस को सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना चाहते ताकि लोग उन्हें यूज करें, राइट। वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा वो सर्विस दे पाए। तो सॉफ्टवेयर तो हर बिजनेस की नीड है। अब आप मुझे बताओ, ये जो बिजनेस पीपल्स है इनको नॉलेज है उनके पर्टिकुलर बिजनेस का, लेकिन क्या वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? अगर कोई बैंक है, उनको पता है क्या कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है? कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपने बिजनेस में माहिर है, लेकिन उसको पता है क्या सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है? तो ये बिजनेस पीपल्स सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है।
लेकिन सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए इनके पास तो कोई डेवलपर्स नहीं है। अब डेवलपर्स किसके पास है? इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास, राइट। तो ये लोग क्या करेंगे, अगर इन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए इनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो ये कांटेक्ट करेंगे इन कंपनीज को जो हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज है। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, जैसे टीसीएस है। अब टीसीएस से, और ये XYZ कोई कंपनी है, XYZ बैंक, राइट। अब इन्हें उस अमाउंट को या फिर अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये बिजनेस अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की डिमांड कर रहा है, तो ये क्या करेगा, किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे इस रिक्वायरमेंट के लिए एक एप्लीकेशन बना के चाहिए। अब सोचो, अगर ये एप्लीकेशन मेरे पास बन रहा है, टीसीएस इसके लिए एप्लीकेशन बना के दे रही है, तो टीसीएस ने सभी रिक्वायरमेंट देख लिया कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब टीसीएस बताएगा कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हो सकता है कि 1 ईयर का टाइम लगे या 6 मंथ का टाइम लगे, जो भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये सारी रिक्वायरमेंट है, ऐसी चीजें वर्क करने पड़ेंगी, इतना सारा कॉस्ट आएगा, ये सारी चीजें इन्होंने बता दिया, ठीक है। अब क्योंकि एप्लीकेशन बनाना है अब हमें, तो एप्लीकेशन बनता कैसे है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, प्लेटफॉर्म्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब वो किसके पास है? एग्जाम्पल के लिए कोई एप्लीकेशन .NET में बन रहा है या कोई एप्लीकेशन जावा में बन रहा है। अब ये टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस को बनाते हो। अब ये आप तो चाहे जावा का यूज कर सकते हो या .NET, किसी का भी। अब ये जो सॉफ्टवेयर से, ये जो प्लेटफॉर्म्स है एप्लीकेशन को बनाने के लिए, क्या ये फ्री है? क्या ये फ्री है? अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए इसे यूज करना चाहते तो ये फ्री नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ये किसी और ने बनाए हैं। जैसे अगर हम बात करें .NET, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। जैसे हम बात कर रहे जावा, तो ये ओरेकल का प्रोडक्ट है अभी, और इनके डेवलपर्स उन प्रोडक्ट को और ज्यादा बेटर करने के लिए वहां पर काम कर रहे हैं। तो उनको सैलरी कैसे मिलेगी? इसी प्रोडक्ट से तो वो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो वो फ्रीली अवेलेबल रखेंगे क्या? नो, क्योंकि वो काम ही उसी लिए कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट से रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो ये तो फ्री नहीं होगा। अब क्या होता है कि टीसीएस को अगर एप्लीकेशन बनाना है, तो अगेन इनके लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे। अब लाइसेंसेस बाय करना है, जैसे जावा टेक्नोलॉजी का यूज अगर वो करते हैं तो उनको ओरेकल को पे करना पड़ेगा, या अगर वो .NET टेक्नोलॉजी का यूज करते तो वो माइक्रोसॉफ्ट को पे करेंगे। तो अगर उन्हें यूज करना ही है तो उनको पे करना पड़ेगा। और इसी तरीके से वो सोचते हैं आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो ये तो प्रॉब्लम थी कि कंप्यूटर्स में हमें एप्लीकेशन बनाने हैं, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो इस रियल टाइम रिक्वायरमेंट को समझ के इन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स बनाए जिसके थ्रू अब ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो वो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है वो विजनरी लोग होते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, यहां पर ये रेडी हो गए, प्रोडक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, प्रोडक्ट इनको डिलीवर हो गया। इनको भी उस प्रोडक्ट को जब तक यूज करना है उनको अगेन जावा से लाइसेंसेस बाय करना पड़ेगा। तो मतलब ये अल्टीमेटली जावा हमेशा रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा इस क्लाइंट से, राइट। अब सॉफ्टवेयर तो डिलीवर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर यहां पर डिलीवर हो गया XYZ बैंक को। अब आप देखो, XYZ बैंक है, अब ये XYZ बैंक के लिए सॉफ्टवेयर मेरे पास रेडी है। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर का यूज नहीं होता, सिर्फ सॉफ्टवेयर से हमारा काम नहीं चलेगा। अब इनको ये सॉफ्टवेयर अगर यूज करना है तो इस सॉफ्टवेयर के बैकएंड में कई सारी चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, कई सारी चीजें। जैसे अब ये सॉफ्टवेयर के लिए जो बैकएंड में चीजें लगती है वो है डेटाबेस, राइट। डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, सर्वर्स की जरूरत पड़ती है, नेटवर्किंग टूल्स होते हैं, राइट, डिवाइसेस होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स, इतनी सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन होता है बैकएंड में। और इन सभी का देन आ गया इंस्टॉलेशन, देन आ गया मेंटेनेंस, राइट, सिक्योरिटी, अपडेशन,
अब ये भी सारी चीजें किसे देखना पड़ेगा? ये सब कुछ भी इस बैंक को ही देखना है, क्योंकि इन्होंने सर्विस बेस्ड कंपनीज ने अपना काम कर दिया, उन्होंने एप्लीकेशन आपको डिलीवर किया, लेकिन इस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें अब इस कंपनी के पास होनी चाहिए, इस बैंक के पास होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो, कोई भी अगर कोई छोटी कंपनी है तो क्या वो इन सबको मैनेज कर सकती है? क्या ये फ्रीली अवेलेबल तो होगा नहीं, और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जैसे अगर हम सर्वर्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अब आप सोचो, कोई इनिशियल लेवल पे है कोई भी बिजनेस, उन्होंने सर्वर बाय किया। अब सर्वर का तो पूरा कॉस्ट उसको देना पड़ेगा, जितना क्या सर्वर है, जितने के टूल्स है, उसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सब कुछ। अब रिक्वायरमेंट बस इतना डेटा यूज करने की थी, उनको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कस्टमर्स नहीं है उनके पास, इतना सा वो यूज करें, इतना उनका सर्वर खाली है, बट फिर भी पे तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बस आधा चीजें यूज कर रहे तो वो आधा ही पे करेंगे, क्योंकि सर्वर तो पूरा बाय किया इसने। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि हमें जरूरत तो थोड़ी है, लेकिन फिर भी हमें पूरा एक साथ ये पे करना पड़ रहा है, सर्वर का कॉस्ट हमें पे करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर कि मैं जितना यूज करूंगा उतना मुझे पे करना, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितना अपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो आपको सर्वर बाय करने पड़ेंगे, उसके लिए डेवलपमेंट टूल्स आपको बाय करने पड़ेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस आपको बाय करने पड़ेंगे। तो ये मेन दिक्कत थी कि जिसकी वजह से कोई भी ऐसी कंपनीज इसे यूज नहीं कर रही थी। अब आप खुद सोचो कि इतना सारा चीजें अगर खुद से किसी बिजनेस को मैनेज करना है तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा कॉस्टली जाएगा। अब कोई बिजनेस है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उनका पूरा रिवेन्यू जो आ रहा है या जितना भी उनका सेविंग है वो तो इसी में चला जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी इनको फिर टीम बिठानी पड़ेगी, इसका इंस्टॉलेशन देखना है, उसका मेंटेनेंस देखना है, राइट, सिक्योरिटी देखना है, ये सब कुछ भी तो यहां पर आ जाएगा। अब इसमें फिर क्या होगा, देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने अगेन ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इस रीजंस की वजह से बहुत सारी कंपनीज सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रही है, क्योंकि इतना सारा कॉस्ट आएगा, हिडन कॉस्ट, इतना सारा चीजें उनको मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये हर बिजनेस के लिए तो पॉसिबल नहीं था कि वो इतनी सारी चीजों को मैनेज करे, राइट, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है। अब आप सोचो, अगर वो एप्लीकेशन ही नहीं बना रहे, अगर वो एप्लीकेशन ही नहीं बनाएंगे तो ये इनका जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर ये कोई यूज नहीं कर रहा है तो ये भी रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर दिक्कत आई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने फिर से दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि अब ऐसा क्या किया जाए कि कोई भी कंपनीज सॉफ्टवेयर को अफोर्ड कर पाए, उसे डेवलप कर पाए, क्योंकि मेन दिक्कत है ये, मेन दिक्कत है ये। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से सभी लोग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको डेटाबेसेस, सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये सब कुछ मैनेज करना है फिजिकल लोकेशन पे, उसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सब कुछ मैनेज करना है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर सॉल्यूशन डिजाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बिजनेस को इंपॉर्टेंट क्या है, बस ये, उनको सिर्फ ये चाहिए, उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन ये भी मैनेज करना पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर के साथ ये भी मिल रहा है, उसको टेंशन भी मिल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया उन्होंने, देखो, बहुत सिंपल कंसेप्ट उन्होंने लगाया, जैसे हम भी रियल लाइफ में वही सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। अब आप देखो, कोई स्टूडेंट अभी यहाँ पर कॉलेजेस में है, राइट, कुछ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। अब कॉलेजेस में अगर है तो आपने देखा होगा, जैसे 4 साल की हमारी पढ़ाई है या कंटिन्यू भी हम पढ़ाई करते हैं, अब उसमें हमारा सबमिशन है, ठीक है, असाइनमेंट हमें सबमिट करना होता है, प्रिंट आउट्स हमें निकालने होते हैं, प्रिंट आउट्स, और ये डेली का काम है या हर सेमिस्टर में हमें ये करना ही पड़ता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि हमें काफी सारे रिसोर्सेस यहाँ पर लगेंगे, तो प्रिंट आउट्स निकाल के हमें कॉलेजेस में सबमिट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अगर हम बात करें खुद से, अगर लेने की अगर हम ट्राई करें, तो उस प्रिंट आउट्स को निकालने के लिए भी हमें सबसे पहले लैपटॉप की जरूरत है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसके बाद प्रिंटर की जरूरत है, राइट, पेपर्स हमें चाहिए, इंटरनेट भी हमें चाहिए, इंटरनेट।
अब आप खुद सोचो कि इतना सा अगर आप खुद से मैनेज कर रहे हो, 50,000 का लैपटॉप, 50,000 का प्रिंटर, पेपर के लिए सपोज करिए 1,000, इंटरनेट के लिए मंथली हमें लग रहे 1,000, और ये अगर आप खुद से मैनेज कर रहे हो, ठीक है, खुद से मैनेज कर रहे हो, तो उसका सिक्योरिटी, इसका मेंटेनेंस, राइट, ये सब कुछ अब आपको ही देखना पड़ रहा है। तो ये तो दिक्कत वाला काम हो गया, क्योंकि है तो मेरा, बट मैनेज तो बहुत करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि काम कितना है, छोटा सा। जब मुझे जहां पर जरूरत बढ़ेगी तो हो सकता है कि मैं उनके बारे में सोचूं, लेकिन अभी काम ही कितना है कि डेली की 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट आउट्स हमें चाहिए होती है। तो इतना सारा अगर आप खुद से मैनेज करने के लिए जाओगे तो कितना कॉस्टली चला जाएगा आपको। लेकिन अब आपका काम भी होना चाहिए, और ये आपको खुद से मैनेज भी नहीं करना चाहिए, आपका काम भी हो जाना चाहिए और ये आपको खुद से मैनेज भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या करते हो, अब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या सोल्यूशन लगा सकते हो, क्या करते हैं हम, लेते हैं क्या लैपटॉप, प्रिंटर्स, सब कुछ हम लेते हैं क्या, क्या करेंगे? यस, प्रिंट आउट्स निकालनी है मुझे। जो इसकी सर्विस देता है उसके पास जाएंगे। करेक्ट, हम इंटरनेट कैफे जा सकते हैं गाइस, सिंपल है, हम इंटरनेट कैफे जाएंगे, क्योंकि ये चीजें तो हमें मिल रही है ना। ये जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है, कोई और मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब मेरा काम हो रहा है, जो मुझे चाहिए था लैपटॉप या डेस्कटॉप भी मिल रहा है, प्रिंटर भी मिल रहा है, पेपर्स भी हमें मिल रहे हैं, इंटरनेट भी हमें मिल रहा है, और ये सारी चीजें मुझे मैनेज करने की जरूरत नहीं है। उसका लैपटॉप अगर खराब हो रहा है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखते बैठेगा। मैं क्या कर रहा हूं एज अ यूजर, मैं सिर्फ इन सर्विसेज को यूज कर रहा हूं। ये जो सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड कर रहा है, मैं सिर्फ इनकी सर्विसेज को यूज कर रहा हूं, और जितना मैं इनकी सर्विसेज को यूज करूंगा, मैंने यूज किया 10 पेपर्स और 1 आवर इंटरनेट, बस इतना ही मेरा काम था, मैंने इतना ही यूज किया, तो मुझे सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा जितना आप यूज कर रहे हो, जितने रिसोर्सेस आपने यूज किया आपको उतना ही पे करना है। अब आप देखो आपका काम भी हो रहा है, राइट, एंड आपको ये सारी चीजें खुद से मैनेज भी नहीं करना पड़ रहा है, तो कोई भी इस वे को प्रेफर करेगा। तो यहां पर सेम कंसेप्ट लगाया आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग ने। जो मेन रीजन है वो ये है जिसकी वजह से कंपनीज सॉफ्टवेयर को नहीं बनाते या सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते। तो क्यों ना हम ये सारी चीजें अब हम ही उनको प्रोवाइड करें। अगर हमने उनको प्रोवाइड किया, जो उनका मेन टेंशन है वही अगर हमने उनको प्रोवाइड किया, फिर तो वो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, सिर्फ सॉफ्टवेयर। और ये सारी चीजें जो वो नहीं मैनेज कर सकते वो हम उनके लिए मैनेज करेंगे। मतलब यहां पर भी अब सेम कंसेप्ट आया कि आप इन सिर्फ सर्विसेज को यूज करो। जो सर्विसेज आपको चाहिए थी, आपको सर्वर्स चाहिए थे, आपको डेटाबेस चाहिए था, आपको डेवलपमेंट टूल्स चाहिए थे, जितना भी आपको चाहिए था वो अब हम प्रोवाइड करेंगे। कौन? उसको हम कहते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, उनको हम कहते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, वो ये लोग प्रोवाइड करेंगे। और एज ए यूजर्स हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस करेंगे, और जितना हम उनकी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं या यूज करते हैं उतना ही हमें उनको पे करना है। और इसी कंसेप्ट को यहां पर इन्होंने नाम दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग को इसीलिए आपने ये भी टर्म सुना होगा कि आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, जितना जरूरत है उतना ही आप यूज करोगे। देन पे पर यूज मॉडल, राइट, पे पर यूज मॉडल, जितना आप उसे यूज करोगे उतना आपको उसे पे करना है। एक सिंपल कंसेप्ट यहां पर इन्होंने निकाला। अब देखो, अब आप कितने सारे एप्लीकेशंस का यूज करते हो, कितनी सारी सर्विसेज का आप यूज करते हो, जो आपने उसके डेटाबेस को नहीं देखा, ना आपने कभी उसके सर्वर को देखा, क्योंकि मैनेज कौन कर रहा है, बैकएंड से क्लाउड प्रोवाइडर्स उसे मैनेज कर रहे हैं। अब उसको क्लाउड क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे फिजिकल लोकेशन पे नहीं होते, वो उनके पास होते हैं, हम ओवर द इंटरनेट उन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, इसीलिए हम उसको क्लाउड कहते हैं, राइट, क्लाउड स्टोरेज, जो फिजिकली हमारे पास नहीं है, राइट। अब देखो,
तो सिंपल वे में आप क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology in which whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers. क्लाउड प्रोवाइडर। जितनी भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स। एंड एज अ यूजर you just need an internet connection to access these services, अब आप देखो, सो क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई भी सर्विसेज आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एज ए यूजर हम बस उन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू, राइट? मतलब अभी आपने देखा होगा, हम यहां पर बैठे हैं, हमारे पास ये लैपटॉप है, हम सिर्फ इंटरनेट के थ्रू कहीं से हमारा डेटा है क्लाउड पे, उस डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं। अभी क्लियर हो रहा है आपको? एक थोड़ा बहुत पिक्चर आपको क्लियर हो रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग में जितनी सर्विसेज हमें चाहिए थी वो सभी सर्विसेज हमें कोई और प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और एज ए यूजर बस हम इस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई किसी भी बिजनेसेस के लिए, जो भी कंपनीज है, अगर ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई तो हर कोई बिजनेसेस सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, और अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, अगेन अल्टीमेटली ये कंपनीज रेवेन्यू को जनरेट करेंगी। तो ये होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विजनरी लोग हैं, वो आगे की सोचते हैं, रियल टाइम की प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन यहां पर बिल्ड करते हैं, करेक्ट? और यहां पर एक कंसेप्ट आया क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसीलिए मार्केट में अब देखो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की काफी डिमांड है, क्योंकि जितने भी अभी सर्विसेज आ रही है वो क्लाउड बेस्ड है, क्योंकि कोई भी इन सर्विसेज को खुद से मैनेज नहीं करना चाहता, राइट? क्योंकि मेरा जो एक्चुअल मेन काम है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा काम है टेलीकॉम इंडस्ट्री, मेरा काम है बैंकिंग, तो मैं बैंकिंग छोड़ के इन सबको मैनेज करेंगे क्या? हम इन सबको मैनेज करेंगे क्या? नो। मुझे जो नॉलेज है मैं सिर्फ अपने बिजनेस में ध्यान दे सकता हूं, क्योंकि ये सब अब कौन देखेगा? क्लाउड प्रोवाइडर्स। उस सर्वर का इंस्टॉलेशन, उस सर्वर का मेंटेनेंस, सब कुछ उसके पास है, क्योंकि वो सर्वर्स आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना, हम सिर्फ डायरेक्टली हम जाते हैं, अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू, हमारे पास सॉफ्टवेयर का हमारा एक्सेस है, हम लॉग इन करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। वो डेटा कहां पे स्टोर हो रहा है? उनके सर्वर पे स्टोर हो रहा है। अब इस सर्वर के बारे में कुछ भी हमें चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सिक्योर रखना, उनको प्रॉपरली मेंटेन करना, वो काम है क्लाउड प्रोवाइडर्स का। अब ये कंसेप्ट होता है गाइस हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब मुझे कोई आप एग्जांपल बता सकते हो जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो? बताइए। आदित्य, आकाश, दुर्गेश। सर गूगल, ओके, गूगल। गूगल फोटोज, अमेजोन, कुणाल, लोकेश, नम्रता, पूजा, प्रणाली, रश्मि, सुधांशु, विशाल, योगेश, चैट जीपीटी, जीमेल, जीमेल, राइट? जीमेल यूज करते हैं सब लोग। गूगल ड्राइव का यूज हाँ, करते हो? ड्राइव, गूगल ड्राइव। हाँ। अब ये गूगल ड्राइव क्या है? यहां पर भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, यस और नो? ये मेरा मोबाइल है, ये हमारा मोबाइल है या लैपटॉप है, कोई भी एक डिवाइस है आपका, यहां से आप फोटोज, वीडियोस, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। लेकिन स्टोर कहां पे हुआ है? क्या ये हमारे इस मोबाइल में स्टोर है? क्या इसके स्टोरेज में ये स्टोर हुआ है डेटा?
डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? नहीं, गूगल के क्लाउड सर्वर में। पे कहीं पे हमारा डेटा है, जी। राइट? और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू हम इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये सर्विसेज है जो हम एक्चुअल में यूज भी करते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे अगर आप आईफोन यूज करें तो वहां पर हमें आई क्लाउड स्टोरेज मिलता है, राइट? तो ये सब जी। कुछ क्लाउड स्टोरेज है, करेक्ट? और अब क्लाउड हम्म। कंप्यूटिंग का कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग हमें मेनली 3 टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। 3 टाइप्स, इसमें मेनली 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, जो आपने कॉलेज लाइफ में वगैरह देखा होगा इनके बारे में। सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्योंकि देखिए, जो भी कस्टमर्स है वो अपने नीड के हिसाब से इन सर्विसेज को यूज करते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में अपनी सर्विसेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर। अब कोई भी क्लाइंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विसेज को सिलेक्ट करता है। अब ये रिक्वायरमेंट कैसे आती है, देखो। अब मैं बिजनेस हूं, मेरे पास कोई बिजनेस है और मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। अब हो सकता है कि मुझे कुछ आईटी का नॉलेज है, तो मेरे पास प्लेटफॉर्म भी है, प्लेटफॉर्म भी मैं सिलेक्ट करूंगा, और मेरे पास टीम भी है, मुझे डेवलप करके देगी। लेकिन मेरे पास अब जगह नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने लोकल सर्वर्स यहां पर बिठाऊं, फिजिकल लोकेशन पर इसको मैनेज करूं, नो। तो मुझे सिर्फ क्लाउड में सिर्फ स्टोरेज चाहिए, सिर्फ स्टोरेज। तो आप लोगे इंफ्रास्ट्रक्चर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक जगह, राइट, जहां पर आप इसको बिल्ड करना चाहते हो, अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना चाहते हो, वो एक ऐसी जगह, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अगर मुझे घर बनाना है, सो घर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक लैंड परचेस करना पड़ेगा। तो वो लैंड हमारे पास क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट, जहां पर हम इसको बिल्ड करना चाहते हैं। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसके साथ प्लेटफॉर्म भी चाहिए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, प्लेटफॉर्म भी। मतलब प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं है, लेकिन टीम मेरे पास है जिसको वो कोड करेंगे और वहां एप्लीकेशंस बनाएंगे। अगर आप प्लेटफॉर्म ले रहे हो, प्लेटफॉर्म, तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिल ही जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो स्टोर कहां पे होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब टीम अगर आपके पास है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म ले सकते हो, सॉफ्टवेयर आप बिल्ड करोगे, आपकी टीम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करेगी क्लाउड के ऊपर। वहां पर कोड होगा क्लाउड पे ही, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, वहां से ही आपका कोड आप एक्सेस कर पाओगे और उसको डेवलप कर पाओगे, तो वो क्लाउड पे वर्क करेगा। प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट। सो तो आप प्लेटफॉर्म ले सकते हो देन, या फिर कोई ऐसी कंपनीज हो सकती है जिनको कोई आइडिया नहीं है डेवलपमेंट का, तो वो डायरेक्टली एक परचेस कर सकती है सॉफ्टवेयर, कंप्लीटली रनिंग सॉफ्टवेयर। और अगर वो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके साथ प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। तो यहां पर डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो 3 सर्विसेज का ऑप्शंस क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर। ओके, अब देखिए, अभी हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं वो है सेल्सफोर्स, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड है, मतलब एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। अब आप मुझे बताओ कि सेल्सफोर्स के लिए क्या मुझे कुछ डाउनलोड करने की जरूरत है? क्या इस सेल्सफोर्स के कोड मुझे मेरे फिजिकल इस लैपटॉप के डिवाइसेस में स्टोर करने की जरूरत है? जो भी कोड में एग्जीक्यूट करूंगा, क्या मुझे इसमें स्टोर करने की जरूरत है? क्या मुझे सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करने की जरूरत है? बताइए। क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है तो इसीलिए मुझे यहां पर कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, और जो भी मेरा कोड होगा वो सब कुछ क्लाउड पे है। जितना भी हम यूज कर रहे हैं वो सब कुछ क्लाउड पे है। तो सेल्सफोर्स आपका क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। देखिए,
अब कोई भी बिजनेस सेल्सफोर्स अगर यूज कर रहा है तो वो सिंपली आएगा login.salesforce.com, अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करेगा, लॉगिन। जैसे ही वो लॉगिन कर रहा है, और हर बिजनेस के पास उसका यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा प्रॉपर, हर यूजर्स के लिए उसका एक ऑर्ग बन रहा है। और आप देखो तो यहां पर अब ये सभी डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसके सेल्स, उसकी मार्केटिंग, सपोर्ट, सब कुछ। तो ये सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म है जहां से आप अब अपने पर कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो, राइट। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? सेल्सफोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। ये जितना भी डेटा आपके पास है अभी, ये आपके फिजिकल लोकेशन पे नहीं है, ये सभी डेटा सेल्सफोर्स के सर्वर के पास है। अब सेल्सफोर्स ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, ये सेल्सफोर्स भी, मतलब इस सेल्सफोर्स कंपनी के ऐसे कई सारे सर्वर्स होंगे, और ऐसे मल्टीपल सर्वर्स में कितने सारे ऑर्ग्स होंगे, हम इनको कहते हैं ऑर्ग, ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैं भी सेल्सफोर्स से लाइसेंसेस बाय करूंगा। तो सेल्सफोर्स क्या करता है, अपने सर्वर में से कुछ स्पेस मुझे देता है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उतनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग में मैं बहुत दिन ले रहा हूँ स्पेस। तो ऐसे डेटा के ऊपर ये डिपेंड करता है, आप इसे अपग्रेड कर सकते हो आगे जाके। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उतना स्पेस, उतने रिसोर्सेस हम यहाँ से लेते हैं, और जितना यूज करेंगे उतना ही हमें उनको पे करना पड़ता है। तो ऐसे मल्टीपल ऑर्ग्स है जो इसे हम एक्सेस करते हैं सेल्सफोर्स के सर्वर में से। इसीलिए सेल्सफोर्स को मल्टी टेनांट आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो मतलब जो मैं यहां पे हूं, जो अपने लैपटॉप से login.salesforce.com कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अपने ऑर्ग को एक्सेस कर रहा हूं सेल्सफोर्स के सर्वर से। मेरा डेटा यहां पे है, ठीक है, और इसमें मेरी पूरी टीम इसे एक्सेस कर पा सकती है। तो मैं एज अ ओनर लॉगिन कर सकता हूं, एज अ सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम या सपोर्ट टीम, जितने भी लोग हैं वो उसे एक्सेस करेंगे, और ये डेटा मेरा कंप्लीट यहां पे होगा। अब डेटा लॉस होने का चांस नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी किसी के भी फिजिकल लोकेशन पे वो नहीं है। एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्योंकि ये जो डेटा है क्लाउड पे, वो आप कहीं से भी एक्सेस करो। आपकी अगर सेल्स टीम पुणे में है, नागपुर में है, मुंबई में है, कहीं पर भी है, तो भी वो सिर्फ login.salesforce.com से जो डेटा एक्सेस करेंगे, डेटा यहीं से मिलेगा, अपने ऑर्ग में से। तो एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां से आप अपनी कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो, और ये आपका कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। इसका एक वेब ऐप भी है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, और उसका एक मोबाइल ऐप भी है। तो सेल्स टीम के लिए मोबाइल ऐप भी काफी हेल्प करता है। तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है सेल्स के लिए, राइट। तो सेल्सफोर्स में कंप्लीट इस बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करना सिंपल हो जाता है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे जियो है, आप मल्टीपल सिटी में वो वर्क हो रहा है, और फिर वो आते हैं जब आपके पास, वो अपने मोबाइल से कुछ कर रहे होते हैं, मोबाइल से वो डिटेल्स दे रहे हैं। तो कहीं पर भी हो, वो किसी भी लोकेशन पर, जैसे वो सबमिट करे, डेटा यहीं पर आके स्टोर हो रहा है। जब वो एक्सेस करे, वो डेटा यहीं से एक्सेस कर रहे हैं। वो कहीं से भी, कोई भी सिटी में हो, कहीं पर भी हो, एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम से वो सारी चीजें पॉसिबल हो रही है, करेक्ट। तो यहां पर ये क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा हमें हेल्प कर रहा है। तो कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, और हम बस अपने ऑर्ग को एक्सेस करते हैं। सो अभी हमें अगर प्रैक्टिस करना है सेल्सफोर्स में, हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, सबसे पहले हमें सेल्सफोर्स का एक ऑर्ग बनाना पड़ेगा। सेल्सफोर्स ऑर्ग हम उसे कहते हैं, सेल्सफोर्स ऑर्ग। अब देखो, अगर मैं इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूं, मेरा अगर कोई बिजनेस है और मुझे सेल्सफोर्स यूज करना है, तो जाहिर सी बात है कि सेल्सफोर्स आपको फ्रीली तो अवेलेबल नहीं होगा। उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप उसका ट्रायल ले सकते हो, सेल्सफोर्स का फ्री ट्रायल है, वो आप ले सकते हो। या फिर अब सेल्सफोर्स ने लर्निंग पर्पस के लिए इसको फ्री रखा है, लर्निंग पर्पस, ठीक है, ये फ्री है। आप एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाओ अपने लिए, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आप ये फ्री डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बना रहे हो, ये सेम एनवायरनमेंट है जो आप इंडस्ट्री के लिए यूज करते हो। इंडस्ट्री के लिए जब आप लाइसेंसेस बाय करके जो आपके पास मिलता है सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी है जो आपको फ्री मिलती है, एग्जैक्ट कॉपी। बट डिफरेंस ये है कि अगर आप यहां पर यूज कर रहे हो तो आपको लाइसेंसेस मिलते हैं ज्यादा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको स्टोरेज स्पेस ज्यादा मिलता है, आपको
सब कुछ। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये स्टोरेज कम देंगे, आपको लाइसेंसेस कम देंगे ताकि आप ज्यादा यूजर्स ना बना पाओ, आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए ना यूज कर पाओ। लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए सेम है, मतलब जो आप यहाँ पर सीखने वाले हो, जो एनवायरमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, उसी पे आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही एनवायरमेंट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। अब हमारा काम है कि कल के सेशन से पहले, क्योंकि कल से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, कल के सेशन से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल्सफोर्स का ऑर्ग बनाना है, सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है। देखिए, इसे क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट टाइम सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ईमेल एड्रेसेस गलत बनाते हैं। कैसे कि राहुल नहीं, ऐसे बनाते हैं जैसे कि फिल्मी के नाम होते हैं कुछ, जैसे अभी कुछ ने ज्वाइन किया है जॉर्डन राइट्स। ये ऐसे नाम से ना कभी हमें प्रोफेशनली किसी मीटिंग में ज्वाइन करना है, ना कहीं पर अप्लाई करना है इन ईमेल एड्रेसेस से। तो इसको यूज मत करो ऐसे ईमेल एड्रेसेस को। कहीं पर भी अगर आप ज्वाइन करो तो आपके ईमेल एड्रेस से ज्वाइन करो। तो अगर आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस नहीं है तो बना लो, ठीक है, क्योंकि यही ईमेल एड्रेस हम आगे जाके यूज करेंगे। कहीं पर भी अगर आप अप्लाई करते हो रिज्यूमे सेंड करने के लिए, ये आपको सेम ईमेल एड्रेस का यूज करना है, और इसको कहीं पर भी ऐसी वैसी जगह पर रजिस्टर ना करो जो आपके ईमेल को पूरा स्पैमिंग में कन्वर्ट करे, राइट। तो सिर्फ प्रोफेशनल पर्पस के लिए अभी आपको एक ईमेल बनानी है, और लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है, लिंक्डइन सभी को बनानी है, लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, एक ईमेल एड्रेस बनाओ, और सेम ईमेल एड्रेस का यूज करके आप अपना डेवलपर अकाउंट बना लो, ताकि ये आप शो कर सकते हो इंटरव्यूज में कि आपने इतना सारा प्रैक्टिस किया है। कभी कभार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, बताइए कितने कंपोनेंट्स आपने बनाए, LWC कंपोनेंट्स, वो हमें शो करिए। क्योंकि एक स्टूडेंट को पूछा गया था हमारे कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है LWC में, वो हमें बताओ, तो उनको वो शो करना पड़ा। अब जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वही दिखा पाएगा, अब जिन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया वो क्या दिखाएगा, कौन से अकाउंट में लॉग इन करेगा। तो ये तरीके होते हैं इंटरव्यूज में ये चेक करने के लिए कि कैंडिडेट को सच में प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। क्योंकि अगर उसने प्रैक्टिस किया है तो नॉलेज है, कोई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ थेरोटिकली नॉलेज लेके आया है, थ्योरी पढ़ के आया है, इसीलिए, ठीक है। एक डेवलपर अकाउंट बनाएंगे प्रॉपर ईमेल एड्रेस के थ्रू, क्योंकि ये सेम ईमेल एड्रेस फिर हमें सर्टिफिकेशंस के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है, तो वहां पर भी हमें इसे यूज करना है। तो अभी प्रोफेशनल जर्नी हमने स्टार्ट किया है, और मैंने कल ही आपको बताया कि आप पहले दिन से ही सेल्सफोर्स डेवलपर हो, ठीक है। तो जो डेवलपर वाला फील है वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली का स्केड्यूल फिक्स करो, डेली उतना टाइम दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ रहे हो और 2 दिन फिर पढ़ ही नहीं रहे हो, ये चीज नहीं करना है। एटलीस्ट 1 आवर भी पढ़ो, लेकिन डेली कंसिस्टेंटली आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए अब ये बनाते कैसे है डेवलपर अकाउंट, सिंपल है, आपको आना होगा, देखिए developer.salesforce.com, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर आओगे जहां से हम सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाते हैं। तो आप ट्रायल ले सकते हो सेल्सफोर्स का, जो इंडस्ट्री पर्पस के लिए आप शायद यूज कर पाओ, लेकिन हमें इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज नहीं करना, हमें इसको प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज करना है। वो एग्जैक्ट कॉपी होता है जो आप इंडस्ट्री में यूज करने वाले हो, सेम। तो इसके लिए आपको आना है, देखिए गेट अ डेवलपर एडिशन, क्या कह रहा है, एक्सप्लोर अ फ्री फुल फीचर्ड सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स, फुल फीचर्ड, क्योंकि जितना आप यूज करने वाले हो प्रोजेक्ट के अंदर, जो लाइसेंसेस बाय करके जो आप लेते हो वही सेम ये है, ठीक है। देखने गेट अ डेवलपर एडिशन, ठीक है। देखिए अब यहां पर हमें कुछ बेसिक डिटेल्स ऐड करना है। जैसे मैंने पहले भी अकाउंट बनाया है, इसीलिए मेरी डिटेल्स इन्होंने ऑलरेडी फेच कर लिया, बाय डिफॉल्ट इन्होंने फेच कर लिया। ट्राई करते कि ये एक्सेप्ट करता है कि ये सेम डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस से मैंने बनाया। स्टार्टिंग में था ऐसे कि एक ही ईमेल एड्रेस से आप मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बना सकते थे, लेकिन बाद में फिर सेल्सफोर्स ने उसको और अपडेट किया। तो अभी प्रीवियसली तो एक ईमेल एड्रेस से मैं एक ही अकाउंट बना सकता था। तो आपका फर्स्ट नेम प्रोवाइड करिए,
आपका लास्ट नेम, जॉब टाइटल सेल्सफोर्स डेवलपर ऐड करो, वर्क ईमेल जिसके थ्रू आप ईमेल बनाना चाहते हो, अकाउंट, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पे आपको वेरिफिकेशन ईमेल आता है तो वो आपको यूज करना है, प्रॉपर ईमेल एड्रेस। कंपनी है आपकी, कंपनी नेम में आपको केस ऑफ एजुकेशन ऐड करो या कहीं पर अगर आप वर्किंग हो तो वो आप ऐड करो, एंड कंट्री इंडिया। अब सिंपली साइन मी अप, तो जैसे साइन मी अप पे क्लिक करेंगे अब देखते हैं कि वो ईमेल एड्रेस एक्सेप्ट करता है या नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट देयर, चेक योर ईमेल मुझे बता रहा है ये, तो मैं उस ईमेल एड्रेस में लॉगिन कर लेता हूं, एंड जीमेल, ओके। सो अभी तक तो हमें कोई रिप्लाई नहीं आया सेल्सफोर्स की तरफ से, हमें इसमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो हमें ईमेल आ गया। ठीक है, ये अब देखो जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया उसी ईमेल एड्रेस पे आपको ये ऐसा ईमेल आ जाएगा, वेलकम टू सेल्सफोर्स, रीसेट योर पासवर्ड। अब इसमें क्या हुआ, देखो जो ईमेल हमारे पास आया उसने आपको एक यूजर नेम जनरेट करके दिया है। तो मेरा अगर आप देखोगे, सो केस ऑफ एजुकेशन 29139@agentforce.com, तो ये यूजर नेम मुझे चाहिए, इसी यूजर नेम से हम लॉग इन करेंगे। तो यूजर नेम सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया, अब आपको इसके लिए पासवर्ड जनरेट करना है। आप अपने मन से पासवर्ड यहां पर रख सकते हो। सो हम गए रिसेट पासवर्ड, एंड जो पासवर्ड आपको चाहिए वो आप रख लो। सो रिसेट पासवर्ड पे गए, एंड कुछ बेसिक डिटेल्स होती है, मतलब पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स की 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। सो मैंने कहा एक पासवर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो तीनों रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर रही है, सेम पासवर्ड को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो मैच हो गया। एंड एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप उसे रिकवर कर सकते हो। सो सिंपल हम ऐड कर लेते हैं, ताकि ऐसा क्वेश्चन ऐड करो जो आपको याद रहे, एंड चेंज पासवर्ड। अब जैसे ही हमने चेंज पासवर्ड किया, अब देखो तो हम डायरेक्टली अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, तो मेरा एक नया फ्रेश डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेडी है। अब और क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, सर हमने तो फ्रेश बनाया, फिर भी ये क्या है, सेल्स, अपॉर्चुनिटीज, लीड्स, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट, ये सब क्या है। सो देखो ये फ्रेश ही है। अब आप देखो कि इसमें होता क्या है, पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। अकाउंट बना लिया, डायरेक्टली लॉगिन कर लिया। अब मुझे अगर फिर से इसमें लॉगिन करना है तो आपके पास जाना होगा login.salesforce.com, जब भी आपको लॉगिन करना है। अब यूजर नेम भी हमारे पास है, पासवर्ड भी हमारे पास है, तो जो यूजर नेम हमें मिला ये यूजर नेम आप याद कर लो, और हर बार जब आप लॉगिन करोगे ये ब्राउजर सेव कर लेता है। ठीक है, आप ब्राउजर में इसको सेव कर लेना ताकि हर बार इसको ऐड करने की जरूरत ना पड़े। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये इतना सिंपल है जैसे आप किसी फेसबुक में लॉगिन करते हो या इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो वैसे ही। और जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब हम हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट पे आ गए, राइट। तो ये है हमारा सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट। तो ये आपको कल के सेशन से पहले क्रिएट करके आना है, क्योंकि कल का सेशन अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि कल हम इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको कल तक कंप्लीट करना है। तो अभी फिलहाल तो आपका नया ग्रुप नहीं बना, तो जिस ग्रुप में आप हैं उसी ग्रुप में आपको इसका फर्स्ट जो होम पेज है इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, क्योंकि कल से आपका, कल का तो लास्ट डेमो सेशन है, तो कल के बाद आपका एक नया ग्रुप बनेगा और उसी में फिर आपको अपना डेली के जो भी एक्टिविटीज है वो शेयर करना होता है, और ये डेली चलेगा हमारा। प्रैक्टिस करोगे, उसे इंप्लीमेंट करोगे और ग्रुप पे टास्क शेयर करोगे। तो आज का टास्क है आपका कि डेवलपर एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसका होम पेज का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना होगा, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने इसे इंप्लीमेंट किया है। ओके, अब देखो तो एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया होगा कि मुझे तो एप्लीकेशन बनाना है, मैं तो सेल्सफोर्स डेवलपर हूं, इसमें क्यों मुझे कुछ चीजें ऑलरेडी मिल रही है। अब देखो कि सेल्सफोर्स ने इस पे वर्क कैसे किया। सेल्सफोर्स ने बहुत स्मार्ट वर्क यहां पर किया है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं एक घर बनाना चाहता हूं, मेरे पास पैसे हैं, अब मुझे घर चाहिए, नई सिटी में गया, मुझे घर चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन
कि मैं एक लैंड परचेस करूं, ठीक है, खुद का, फिर वहां पर स्क्रैच से मैं घर बनाऊं, स्क्रैच से मैं घर बनाऊं। लेकिन अब आप खुद सोचो, ऐसा तो नहीं कि मैं आज ही मेरे पास पैसा है तो मुझे कल ही घर मिलेगा। नो, अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो हो सकता है कि 6 महीने का टाइम लगे या 1 साल का टाइम यहां पर लगे, करेक्ट। प्लस उसके साथ कि पूरी चीजें आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ, हर एक चीज, ठीक है, कि क्या क्या चीजें चाहिए, वो उसके फाउंडेशन से लेकर उसका कंप्लीट करने तक आपको वहां पर प्रेजेंट रहना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा इसमें, मेन चीज ये है, कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगा इसमें। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक रेडीमेड हाउस ले सकते हो, कोई फ्लैट आप ले सकते हो, या आप एक रो हाउस ले सकते हो जो ऑलरेडी बना है। अब ये घर तो हमारे पास बना है, तो मैं कम टाइम में अब क्या कर सकता हूं, इसको मॉडिफाई कर सकता हूं अपने हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि मुझे कलरिंग क्या चाहिए, मुझे इंटीरियर कैसे रखना है। तो ये सारी चीजें आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन घर बनाने वाले ने क्या किया होगा कि कोई भी अगर घर ले रहा है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, हॉल बनाया, बेडरूम बनाया, किचन बनाया, जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने बना लिया। अब आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करो। सेम कंसेप्ट लाया सेल्सफोर्स ने। अब आप मुझे बताओ, कोई भी अगर बिजनेस रन कर रहा है, अब इनके पास ज्यादा टाइम है क्या? नो। और अगर बिजनेस है तो वो पैसे बचाने के बारे में भी सोचेंगे। अब अगर उनके पास वो स्क्रैच से बनाने के लिए गए, अगर मेरे एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक सीआरएम एप्लीकेशन तो चाहिए मेरे बिजनेस के लिए, अब मैं जाऊंगा टीसीएस के पास कि भाई जावा से मुझे एक ऐसा सीआरएम एप्लीकेशन बना के दो पूरी फुल्ली फंक्शनलिटी के साथ, कितना ज्यादा टाइम जाएगा उसमें, कितने ज्यादा रिसोर्सेस आपको वहां पर लगेंगे। तो वही प्रॉब्लम फिर किसने सॉल्व किया? सिंपल सेल्सफोर्स ने। अब सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है हर सीआरएम एप्लीकेशन की? आपको सेल्स मैनेज करना है, आपको मार्केटिंग मैनेज करना है, ठीक है, आपको सपोर्ट मैनेज करना है, फिर आपको इसमें रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है, आपको इसमें डेटा सिक्योरिटी चाहिए, आपको इसमें ऑटोमेशन चाहिए। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर बना लिया, ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिया, जो कॉमन नीड थी, राइट। अब अगर कॉमन नीड इसके अंदर ऑलरेडी है तो अगर कोई भी बिजनेसेस चाहे तो फिर ये तो हो गया एक पार्ट, कुछ चीजें ऑलरेडी है, और ऑप्शन रखा अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करो। जो टूल्स दिए हैं इन्होंने इसको बनाने के लिए, आप इनको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करो। टूल से भी नहीं हो रहा है, मतलब बिना कोडिंग के भी टूल्स दिया है, बिना कोडिंग के, मतलब पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके आप इसको कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है, उससे भी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है, फुल्ली आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। सो कस्टमाइजेशन, सो कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास सेल्सफोर्स में। तो जितना आप कस्टमाइज कर सकते हो उसे, उतना आप कस्टमाइज कर सकते हो कोडिंग के थ्रू। जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया कि क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करना होता है इसमें कोडिंग के लिए, राइट। तो इतना सारा चीजें हमारे पास है, तो बहुत कम टाइम में यहां पर एप्लीकेशंस बिल्ड होते हैं, ठीक है, और इसीलिए कॉस्ट भी कम लगता है, और कंपनीज इसीलिए सेल्सफोर्स को प्रीफर करती है अगर वो सीआरएम यूज करना चाहती है तो, राइट। तो इतना अच्छा यहां पर इन्होंने बनाया है कि कम टाइम में एप्लीकेशंस बनते हैं। अगर सेल्स की बात करें, एक कॉमन रिक्वायरमेंट है, ये मेरा एक ऐप है या कोई भी मेरा सिस्टम है एक, जिसमें मेरा कंप्लीट डेटा है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, कोई भी सेल्स को मैनेज करना है, तो आपने देखा होगा कि उनकी वेबसाइट पर इंक्वायरी का फॉर्म मिलता है आपको, इंक्वायरी का। अब जैसे आप ये इंक्वायरी यहां से सबमिट करोगे, अब वो तो कहां पर जाना चाहिए? उनके सिस्टम में। अब आप खुद सोचो, इस फंक्शनलिटी को अगर आप इंप्लीमेंट करे हो किसी बेसिक से, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे डॉटनेट हो, कहीं पर भी, तो आपको कितना सारा कोड करना पड़ेगा। दो सिस्टम से, एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके डेटा यहां पर सबमिट होगा। लेकिन ये चीज सेल्सफोर्स के अंदर 1 मिनट का काम है, सिर्फ 1 मिनट। इतना कॉन्फ़िगरेशन यहां पर अवेलेबल है सिर्फ 1 मिनट के अंदर। ये लीड मुझे अगर किसी को असाइन करनी है, कोई पुणे में काम करिए मेरी टीम, कोई नागपुर में काम करिए मेरी सेल्स टीम, कोई मुंबई में काम करिए, तो किसे वो असाइन होना चाहिए प्रॉपर, ये भी 1 मिनट का काम। इतना कॉन्फ़िगरेबल यहां पर अवेलेबल है। बस जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमें लेना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी कंडीशन क्या है,
और उनके हिसाब से हमें इस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर या कस्टमाइज करके देना है। ये हमारा काम है एज अ डेवलपर, राइट। और ये बहुत सिंपल भी है, सीखने के लिए सिंपल है, इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो आप इजीली। कोडिंग भी यहाँ पर सिंपल है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा गाइस। ऐसा नहीं कि बस हम ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, बट उसको प्रैक्टिस नहीं करें तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको डेली इसे इंप्लीमेंट करना है। आपने सुना होगा सेल्सफोर्स के बारे में कि इतना पैकेज मिला उसे, तो क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने उतना प्रिपेयर किया था। तो आईटी में पैकेज की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। एक चीज आप ध्यान रखो, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास वो स्किल्स है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपने वैल्यू बढ़ा सकते हो, राइट। कि आप अप्लाई करो कहीं और, आप जिस कंपनी से छोड़ के जाने वाले उसी कंपनी ने आपको काउंटर ऑफर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके लिए वैल्यूएबल रिसोर्स हो तो वो अपने अंदर आपको डेवलप करना है गाइस। तो जितना टाइम आपको अभी ट्रेनिंग के लिए देना है, बस अपना 100% ट्रेनिंग पर फोकस करो, ठीक है, ताकि आपके चीजें अच्छे से क्लियर हो और आप इंडस्ट्री में भी प्रॉपरली काम कर पाओ। बस जो हमने हाथ में लिया है उसको आधा अधूरा मत करना, क्योंकि आधा अधूरा करोगे तो फिर कोई काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा वो, ऐसा नहीं। जो भी एक टेक्नोलॉजी अभी आपको पकड़ लिया उसको माहिर करना है आपको, ठीक है, उसमें माहिर बन जाओ, बस इतना आपको चाहिए। और अगर एक बार एक्सपीरियंस आ गया आपको आईटी में, तो उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको पैकेज कितना मिल सकता है। आप जितना चाहते हो, आप जितना डिमांड करते हो उतना आपको मिलेगा, अगर आप उसके काबिल हो तो हमें काबिल बनना पड़ेगा, राइट, मेहनत करना पड़ेगा, राइट। सो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। यस, क्लियर है गाइज? आकाश, कांचन, आभा, दुर्गेश, कुणाल, पूजा, रश्मि, यस सर। सुधांशु, Yes, sir. विशाल। यस सर। यस। अब आप देखो, हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा, हमने सीआरएम के बारे में भी समझा, फिर हमने सेल्सफोर्स के बारे में भी समझा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी समझा, और मैंने आपको कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। क्या कोई मुझे अब ये बता सकता है कि सेल्सफोर्स कौन सी कैटेगरी में आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? Platform as a service. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और बताइए। Software आई as थिंक a तीनों service. आएगा, तीनों आएगा शायद। देखो, तीनों आएगा। अब तीनों मतलब कैसे? कि देखो कि अगर आप सॉफ्टवेयर बोल रहे हो, कि मेन क्या है, एक तो सॉफ्टवेयर हो सकता है या प्लेटफॉर्म, जो भी आप कह रहे हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलने वाला है उसमें, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आएगा ही, लेकिन ये कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब सेल्सफोर्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्योंकि देखो, जैसे मैंने लॉगिन किया, मुझे एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है, रनिंग सॉफ्टवेयर मिल रहा है मुझे, यस। सेल्स को मैनेज करने के लिए जो कॉमन रिक्वायरमेंट थी सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया, तो सेल्स है यहाँ पर, राइट, सेल्स है, तो मैं मैनेज कर सकता हूं, मतलब एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर तो है। लेकिन मैं इसको कस्टमाइज भी तो कर सकता हूं, मैं इसमें कोड भी तो कर सकता हूं, मैं उसको डेवलपमेंट भी तो कर सकता हूं। तो अगर डेवलपमेंट कर पा रहा हूं, मतलब इसमें प्लेटफॉर्म भी होगा। तो देखिए, तो सेल्सफोर्स एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, और इस सेल्सफोर्स ने एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, जो है force.com प्लेटफॉर्म, force.com। तो सेल्सफोर्स के साथ हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो है force.com। तो सेल्सफोर्स तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, और इस सेल्सफोर्स के साथ जब हम कोड करते हैं, वो कोड किसी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होता है। तो वो प्लेटफॉर्म क्या है यहाँ पर? force.com प्लेटफॉर्म। जितना अभी हम कोड करने वाले अपेक्स में, देखो लास्ट में आपको मिलेगा lightning.force.com, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। और कोडिंग करने के लिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डेवलपर कंसोल, यहां से हम कोड करते हैं, ठीक है, क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स को रन करते हैं, क्वेरीज को रन करते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रनिंग एप्लीकेशन, लेकिन उसमें आपका एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हमारे कोड रन होते हैं, हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट होता है, करेक्ट। तो यहां तक अब आप क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया अभी तक? सेल्सफोर्स क्या होता है, राइट। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई मुझे सेल्सफोर्स के बारे में बताओ, बता पाओगे? यस और नो? यस सर। यस, Yes, sir. करेक्ट। जितने डाउट्स थे आपके मन में वो क्लियर हो गए। सेकेंड, हमने बताया कि सीआरएम क्या है,
कैसे सीआरएम मार्केट की नीड है, कैसे बिजनेसेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्लियर हुआ हमें सीआरएम क्या होता है। यस कि ये सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, हम सेल्सफोर्स सीख के क्या बनाते हैं, राइट। तो हम एक सीआरएम एप्लीकेशंस बना रहे हैं, राइट। एंड देन फिर हमने यहां पर समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, देन क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को हमने डिस्कस किया। तो काफी सारे कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है हमारी ट्रेनिंग में, और वही कंसेप्ट्स अब आपको प्रॉपरली समझने गाइस। तो अभी ये थ्योरेटिकली क्वेश्चंस बहुत हो गए, आपको इंटरव्यूज में ये पूछते हैं, ठीक है। सभी इंटरव्यूज में आपको एक बेसिक कॉमन क्वेश्चंस है, राइट। क्योंकि आप उसको कैसे समझ रहे हो, कैसे आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये आपको समझना है। और सेल्सफोर्स में जब आप काम करते हो ना, बहुत इंटरेस्ट आता है आपको, क्योंकि आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ चीजें समझने के लिए मिलती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, एक बिजनेस प्रोसेस कैसे वर्क करती है, जैसा वो सोच रहा है वो हमें रिक्वायरमेंट देगा। उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसके लिए सॉल्यूशन डिजाइन करके हम कोड करते हैं, ताकि हम उनकी रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर पाए। और मैंने अभी तक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जैसे एजुकेशन, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स पे। देन एक ऐसा प्रोडक्ट जो मल्टीपल कंपनीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कॉफी, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो B2B और B2C दोनों पे काम कर रहा है। ऐसे मल्टीपल इस पे हमने काम किया है। तो वही कि कैसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है इंडस्ट्री के अंदर, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आकाश, कोई क्वेश्चन है आपका? प्लीज माइक ऑफ रखिएगा गाइस, अगर आप बात कर रहे हो कहीं और पे तो, ठीक है। सो क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए हमारी। सो क्लियर है गाइस, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से जितना भी हमने इंप्लीमेंट किया है। और कल अब हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा, हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाया, तो हमें क्या क्या चीजें अब इंप्लीमेंट करना होता है। तो हम यहां पर देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर अभी हमें बनाना, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सॉफ्टवेयर के लिए हम जो आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं वो है MVC पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये सब कुछ हमें कल पता चलेगा। फिर डेटाबेस से हम स्टार्ट करेंगे कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। और सेल्सफोर्स में हम उनको कैसे बनाते हैं, कैसे हम एक डेटा सेटअप करते हैं। सो डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट हम कल यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी सेशन मिस मत करिए। क्लियर है यहाँ तक गाइज? यस। अब बताइए आपके कोई क्वेश्चंस है ट्रेनिंग से रिलेटेड, या अभी तक हमने जितने टॉपिक डिस्कस किए वहां पर बताइए, क्योंकि कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन है गाइस, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट श्योर है जिनको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आपको नोट्स का एक्सेस एंड रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिलेगा हमारे वेब पोर्टल से, जो मैंने कल आपको शो किया है। यस, क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? आभा, आकाश, Yes, sir. दुर्गेश, जॉर्डन, कांचन, कुणाल, पूजा, रश्मि, सुधांशु, विशाल। Yes, sir. Yes, sir. सो इंप्लीमेंट करिए प्रॉपरली से। एंड कोई क्वेश्चन है आपके? यस, कोई क्वेश्चंस नहीं है? जो हमने डिस्कस किया सब कुछ आपको क्लियर हुआ? सर एक पूछना था कि एडमिन तो पूरा 1 मंथ लगेगा या ज्यादा? 1 मंथ का पूरा एडमिन चलेगा हमारा। ओके। यस। और उसके बाद डेवलपमेंट, तो इतना टाइम हमें देना है गाइस ट्रेनिंग के लिए। और ऐसा मत करना कि जल्दबाजी में बहुत कम टाइम में आप सीखने के लिए ट्राई कर रहे हो। बैचेस कंटिन्यू कर सकते हो आप हमारे पास, कि अगर ऐसा होता है कि आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो मल्टीपल बैचेस आप ज्वाइन करो। बट ऐसा सोच के कहीं पर ज्वाइन मत करना कि मतलब 1 महीने में सेल्सफोर्स डेवलपर या 2 महीने में, तो वो पॉसिबल नहीं होता। वो क्या होता है कि वो सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सेल्सफोर्स की स्किल्स लेना वो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली 4 महीना भी इसके लिए कम है, 4 मंथ भी इसके लिए कम है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है। बट फिर प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट इससे ज्यादा टाइम देने के लिए रेडी नहीं होते, ठीक है।
लेकिन जितना टॉपिक्स है हम ट्राई करेंगे कि वो कंप्लीट करें, ठीक है, प्रॉपरली सब कुछ जितना मैंने आपको शेयर किया है वो, क्योंकि इस पूरे कोर्स पे या इस पूरी स्किल्स पे आपका एक करियर डिपेंड करे, आपका आईटी करियर। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके जाओगे, क्योंकि डिफरेंस है गाइस, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स में बहुत डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हो तो वो सिर्फ आपको एक थ्योरी नॉलेज हो गया। 2 महीने में अगर कोई कोर्स कंप्लीट करवा रहा है, देखा है मैंने, ऐसा होता है, तो वो बस एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको सेल्स फोर्स के बारे में कि ये टॉपिक है, फिर यहाँ पर ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, इससे ये होता है, इससे ऐसे कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन है। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके उतना बिल्ड करके आप नहीं जा सकते 2 महीने में, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्किल्स लेके जा रहे हो तो ही आप इंडस्ट्री में टिक पाओगे, क्योंकि कंपनीज को आपके अंदर स्किल्स चाहिए। यहाँ से ठीक है आपने इंटरव्यूज भी क्लियर कर लोगे, बट अगर वहां काम नहीं करोगे इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में वैसे भी आपको फायर कर देंगे, ठीक है। और उसमें फिर दिक्कत ये होती है ना कि फिर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो जाती है हमारे, कि 1 महीने में 2 महीने में ही क्यों फायर किया, क्या रीजन है, फिर वो आंसर करने पड़ते हैं हमें, राइट। तो इसीलिए अच्छे से स्किल्स लो, ठीक है। जितना टाइम हमने कॉलेज में दिया, अभी 4-4 साल हमने दिया, और यहाँ से हमारा एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो इसमें हमें 4 मंथ्स देने हैं, ठीक है, प्रॉपरली 4 मंथ्स देना ही है, और हार्डवर्क के साथ हमें इस पर काम करना है। ऐसा नहीं कि बस ट्रेनिंग ज्वाइन किया, कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आधा अधूरा छोड़ रहे हैं, वो नहीं करना। एक बार सीखना है प्रॉपर, उसके बाद सिर्फ इंटरव्यूज दो और पैकेज की डिमांड करो फिर आप, कि जितना आपके पास नॉलेज है। और स्टार्टिंग में मत करना, स्टार्टिंग में जब आप एक करियर की फेज में हो, स्टार्टिंग फेज में, तो पैकेज की डिमांड मत करना। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे हमारे साथ के लोग अभी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था बहुत कम सैलरी से, लेकिन अगर आप डिजर्व करते हो सच में, तो आपको उतना मिलता ही है। अगर आप मेहनत कर रहे हो चीज़ के लिए, ठीक है, तो आपको मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में वो एंटर होना बहुत ज़रूरी है आईटी में, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैकेज की डिमांड मत करना कि मुझे इतना ही चाहिए, मैं इतना ही इसमें जॉब करूँगा, ठीक है। क्योंकि बाहर आपको बताया जाता है वैसा कि हमारे स्टूडेंट्स को इतना पैकेज मिला, वो सारी चीज़ें, तो कुछ एक्सपीरियंस लगा के भी जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कि उनको वो पैकेज मिले। सेम मल्टीपल स्टूडेंट्स को सेम पैकेज नहीं मिल सकता, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, प्लस आपका एक्सपीरियंस एंड आपका नॉलेज, राइट। तो इस पर अब हमें ज़्यादा काम देना है, जितना टाइम हम दे सकते हैं अपने स्किल्स के ऊपर, ठीक है, हमारे नॉलेज के ऊपर, उस पर हमें काम करना है, ठीक है। और अगर वो चीज़ आपने एक बार सीख लिया तो फिर कोई इशू नहीं है, आप कहीं पर भी कैसे भी सराउंडिंग में आप काम कर सकते हो, अगर आपके पास स्किल्स है तो सिर्फ इस पर अब हमें फोकस करने वाले हैं आने वाले 4 महीने, और पूरी मेहनत के साथ अब हम इसको 4 महीने में चलने वाला है, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट करिए बस अच्छे से, और मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको 0 से लेकर पूरा 100 तक लेके जाऊंगा, वो भी बेसिक से एडवांस तक। चाहे किसी को प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का कोई नॉलेज हो ऑलरेडी या ना हो, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं, मैं कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा कि ये लैंग्वेज क्या है, बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे। तो ये चीज़ है, बस आप रेडी हो कि आप अपना 100% दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज आपको देना होता है, आपको उसका प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सो टाइम टेबल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम टेबल बना लो, कि जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाते, आप एक रोड मैप नहीं डिजाइन करते, तब तक आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अभी से एक रोड मैप बना लो, एक टाइम टेबल बना लो कि नहीं मुझे ये करना है, डेली इतना टाइम देना ही है, इसी से हमें चलना पड़ता है डेली, तब जाके हमारा काम बनेंगे। क्लियर है गाइस? यस, सभी स्टूडेंट्स? यस ओके गाइस, देन सो प्रैक्टिस करिए प्रॉपरली, एंड ग्रुप पे आपको एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ये टास्क आपको कंप्लीट करना है कल के सेशन से पहले। सो कल मिलते हैं अगेन, और कल के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज के टॉपिक से भी, और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो कल सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे एग्जैक्ट टाइम पे। ओके गाइस, देन सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम कल मिलते हैं, एंड अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। Okay, sir. Thank you sir. थैंक यू। ओके सर। यस रश्मि। हेलो यस। हेलो। हाँ, अगर नॉन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, सपोज
यानी कोडिंग वगैरह नहीं है, ओके, तो फिर डेवलपमेंट का पार्ट आ सकता है या नहीं? वो मेरी गारंटी है कि अगर आप हाँ, सीखने के लिए क्योंकि रेडी हो, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, तो वो आपको इजीली आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे बैच में, तो अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई अगर वो पढ़ रहे हैं तो। और ऐसा भी कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपको पहले से कोई नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और मेरा पर्सनली ये ओपिनियन होता है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास जीरो नॉलेज से आ रहा है ना, वो ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि नहीं, बाकी स्टूडेंट्स को अगर ज्यादा आ रहा है तो मुझे उनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सेकेंड चीज कि अगर किसी को ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, कॉलेज से शायद वो सीएस या आईटी बैकग्राउंड का भी है, तो भी वो कोड नहीं लिख पाता। ये रियलिटी है, उनको भी कोर्सेज में ज्वाइन करना ही पड़ता है। बस हमें ऐसा लगता है कि शायद उनको आता होगा, लेकिन उनको बहुत थोड़ी चीजें आती है। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर से, वो रहते हैं कंफ्यूज्ड, और वो थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस में भी रहते कि नहीं मुझे ये तो पता है, वो मेहनत नहीं करते। तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, और वो कंसिस्टेंट है, तो वो ऐसे स्टूडेंट को भी हरा सकता है जो टैलेंटेड है बट वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो बस पढ़ रहा है। ये चीज है, तो ये आपको बस फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ मैं हूं, मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, तो आपको कोडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, राइट। क्योंकि जो डेवलपर का जो पार्ट है, तो उसमें जो प्रोजेक्ट आते हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट कौन से भी इसमें आ सकता है ना, जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस, जावा है, नहीं नहीं नहीं, और वैसा नहीं होता है यहाँ पर, ये तो सेल्सफोर्स है। वो मुझे बोलना है कि ये जो सेल्सफोर्स डेवलपर का जो फ्रंट एंड का रहता है, हाँ तो उसमें जो कोडिंग है या ऑटोमेशन है या फ्लो है, ये हमको ज्यादा, यानी इस पार्ट को हम ज्यादा एक्सपोज होते हैं, बराबर है? हम्म या ऑटोमेशन है, हम्म तो ऑटोमेशन में भी लाइक थोड़ा तो मैंने ऐसे सुना है कि लाइक थोड़ा तो आपको बेसिक कोडिंग पता चलना चाहिए। ये एक है मेरा डाउट। और दूसरा ये है कि कुछ लोग मैन्युअल टेस्टिंग में रहते हैं कुछ साल, 3-4 साल, और उसके बाद में वो एंटर होते हैं डेवलपर में, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? देखो, अगर डेवलपर के लिए वो अप्रोच होते हैं। हाँ, देखो क्या होता है कि आईटी में ये हर जगह का है। अगर आप देखो अपने आप को आप अपडेट नहीं करोगे तो आप लिमिटेड स्कोप में रहते हो, राइट। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आप लिमिटेड स्कोप में रहोगे। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे पैकेज ज्यादा चाहिए, तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, राइट। अब अगर Yes. एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, एक प्रोजेक्ट, तो एक प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो 5 डेवलपर होंगे, तो टेस्टर 1 या 2 होंगे। हाँ, अगर देखो, मतलब डेवलपर की डिमांड ज्यादा होगी, राइट। Obviously. डेवलपर की डिमांड ज्यादा है, मतलब इनकी सैलरी भी हमें ज्यादा देनी पड़ती है यस, इनके कंपैरिजन में। अब मैं अगर एज अ टेस्टर काम कर रहा हूं, मैं इनके साथ ही काम कर रहा हूं, मैं भी सेम टाइम दे रहा हूं, मुझे तो ये हमेशा फील होता रहेगा कि मुझे भी ज्यादा सैलरी चाहिए। अब सिंपल सी चीज है, ज्यादा सैलरी चाहिए तो आपको भी वो चीजें सीखना पड़ेगा, वो स्किल्स लेना पड़ेगा। अब ये क्या करेंगे फिर, वो अपने जॉब के साथ वो स्किल्स लगाते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्टिंग में काम करे या जावा में काम करे, वो या फिर वो आईटी में है, लेकिन डिफरेंट डोमेन होता है जो नॉन आईटी में भी होता है, आईटी में, आईटी कंपनीज में जो नॉन आईटी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, तो वो सब लोग, तो वो भी ज्वाइन करते हैं। अब इसमें एक चीज ऐसी होती है कि ये जो पर्सन है, इसको आईटी का नॉलेज है ऑलरेडी, यस, मतलब वो प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, बट जो अभी ये सीख रहा है सेल्सफोर्स, इसको अभी ये सेल्सफोर्स में फ्रेश है, सेल्सफोर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, उसे आता है, लेकिन उन्होंने लाइव प्रोजेक्ट्स पे तो काम नहीं किया, बट इन्होंने किया तो आईटी में ही है, काम तो किया है प्रोजेक्ट्स पे, तो इनका एक एडवांटेज उनको यहां पर मिल जाता है। मतलब इसको हम कहते हैं क्रॉस स्किल्ड डेवलपर। अगर कोई तो ऐसे डेवलपर है, एंट्री होती है क्या? लाइक हो सकता है क्या? पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि मेरा बीटेक और एमटेक हुआ है। हाँ, और मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है। ओके। और
हाँ अदर में। हम्म, लेकिन अभी मुझे आईटी में शिफ्ट होना है। एक्चुअली मेरा कोर्स भी मैंने किया है ये सेल्सफोर्स एडमिन और मैनुअल टेस्टिंग का। वो तो अलग हो गया ना फिर दोनों चीजें। हाँ हाँ, लेकिन मैंने दूसरे क्लासेस से किया है, अच्छा। तो लेकिन मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं आया। मैंने 40,000 भरे उसके पैसे, तो वो कैसी वेस्ट हो लगी गए। मार्केट की हालत? मैं बता रही हूँ आपको लेकिन आपका मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लगा, इसलिए मैं डेमो सेशन अटेंड किया कि लाइक मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, राइट, क्योंकि है ना? मेरा क्योंकि फोकस ये मैंने है। इंटरव्यूज भी दिए हैं हम्म, एज अ क्यूए के लिए, हम्म, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि फेक एक्सपीरियंस लगाओ और फेक ये दिखाओ, तो आई वाज स्टक देयर कि नहीं, मैं फेक एक्सपीरियंस लगा के एंट्री नहीं ले सकती हूँ। देखो, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया नहीं नहीं बराबर है, वो आपने अच्छा किया एक चीज कि क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था अंदर से कि लाइक मैं कैसे दूं। मैं झूठ बोल ही नहीं सकती। लाइक किसी को रहता है, कोई बोल भी देता है, लेकिन बाद में फिर 1 साल 6 महीने या 2 महीने के बाद वो समझ ही जाता है। करेक्ट, जो एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं उनको समझ जाता है कि भाई ये इसने झूठा एक्सपीरियंस लगा के इसने एंट्री किया, इसको ये बेसिक भी नहीं आ रहा करेक्ट, है ना? क्योंकि वो पता चल जाता है इंडस्ट्री में। तो इसलिए जो हाँ कॉन्फिडेंट अगर हो आपको सच में वो चीजें आती है, तो ही आप एक्सपीरियंस के साथ जाओ, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आप सिर्फ एंट्री लेना सिंपल है। मैं तो कहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू रेडी बनना चाहते हो, मैं 1 महीने में आपको बना दूंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एंट्री लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी भी आपको निकाल देंगे। मैंने स्किल्स पे काम करो तब जाके आप टिक पाओगे इंडस्ट्री में। हाँ, तो हमारे बैच के लोगों को निकाला भी है। 2 महीने जॉब किए, निकाले, 10 लाख के पैकेज लगा के निकाल दिए 2 महीने के हाँ, बाद। क्योंकि सिंपल सी चीज है, अगर मैं अभी नाम किसी नहीं बताऊंगी मैं कोचिंग क्लासेस का, लेकिन ऐसे हुआ है लाइक। राइट, क्योंकि ये है रियलिटी। क्योंकि मैं अगर हायर कर रहा हूँ ना किसी भी लोगों को, मेरा एक्सपेक्टेशन उतना ही रहेगा। अगर मैं 20 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, तो उसने, अगर मैं 20 लाख का पैकेज उनको दे रहा हूँ ना, तो मेरा टर्नओवर भी उसमें उस एम्प्लॉय से उतना आना चाहिए। सिंपल चीज है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, यानी इतना बताने का कारण हम्म, कि लाइक अगर मैंने अभी कोर्स ज्वाइन भी कर लिया सपोज, तो मुझे बोलना है कि लाइक मैं रिज्यूमे में क्या लिखूं और मुझे फ्रेशर लेवल पे एंट्री मिलेगा क्या? यस, देखो, ये मेरा क्वेश्चन है। फ्रेशर लेवल गैप पे है ही मेरा। एंट्री मिलता है आपको, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन काफी अच्छा है, ठीक है। हाँ वो बात होती है रेफरेंसेस की, और हमारे पास रेफरेंसेस मिलते हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी ओके। कंपनीज में जब हायरिंग होती है, तो मुझे मैसेजेस आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, या हम उनके टच में रहते हैं हमेशा। और हमारी टीम एक्चुअल में लिंक्डइन पे जो एचआर पोस्ट करते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट, हम्म। तो उनको भी अप्रोच करते हैं कि अगर आपके पास ज़रूरत है तो हम, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो स्किल्ड है, ठीक है। तो वो हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी को फेक प्रॉमिस करें स्टूडेंट्स को कि नहीं हम आपको 100% जॉब देंगे, ये कुछ हम कभी इससे बात नहीं करते। मेरा ये फोकस रहता है मेन, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के पास ये चीज़ है ना, वो कभी जॉबलेस नहीं रहेगा, राइट। हम्म। हो सकता है कि उसको देर लग रही है जॉब लेने के लिए, लेकिन एक बार अगर वो एंटर हो रहा है पूरे स्किल्स के साथ, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के हाँ साथ, तो वो इतना कम टाइम में भी उतना ग्रो कर लेगा, कम टाइम में भी। तो मेरा वो फोकस रहता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के जब कॉल आते हैं कि सर पैकेज कितना मिलेगा, फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम ज्यादा उनको एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि लाइक मुझे एंट्री चाहिए। लाइक 6 महीने 10-15 हजार पे भी निकाल लूं, लेकिन मुझे एंट्री चाहिए। लाइक आई वॉज थिंकिंग कि वो मुझे तो मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए। वो तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है। आप जब अप्लाई करोगे तो आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगी। लेकिन रिज्यूमेज में सिर्फ अगर आपने सेल्सफोर्स एडमिन ऐड किया उससे काम नहीं चलेगा, हमें ओके। डेवलपमेंट भी सीखना पड़ेगा प्रॉपर। क्योंकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनीज की, कि मुझे अभी इतना तो आना ही चाहिए उस कैंडिडेट को, राइट। तो उतना नॉलेज जो मैंने अभी आपको ट्रेनिंग के अंदर बताया कि इतने मॉड्यूल्स हम कवर करने वाले हैं, वो सब कुछ आपके रिज्यूमेज में होना चाहिए, तब जाके हाँ, आपके लेकिन वो रिज्यूमे। आना भी चाहिए ना। मैं पढ़ा रहा डेवलपिंग इज हूँ, नॉट दैट इजी। मैं पढ़ाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। मैं पढ़ाने वाला हूँ, ओके। आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप कल मॉर्निंग बैच में ज्वाइन कर लो, ओके। तो आपको थोड़ा बहुत एक ओके, मैं आइडिया मिल जाएगा, या ठीक है। कल 9 श्योर। बजे की बैच है, सेमी लिंक है, तो एक ओके। बार उसमें ज्वाइन करो। अभी थोड़ा हाई लेवल का चल रहा है उसमें, ठीक है। तो हो सकता है ओके। कि आपको वो क्लियर नहीं हो कि क्या क्या हम चीजें वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। बट जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेशन से ज्वाइन किया है डेवलपमेंट पार्ट में, तो उनको वो इजीली समझ में आ जाएगा। बट जरूरी है कि अगर आप स्किप कर रहे हो कोई पार्ट,
या आपने सेशंस को मिस कर दिया, फंडामेंटल्स आपने स्किप कर दिया, तो दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप एक चीज सीखो, कोई भी चीज, अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे यहां तक जाना है, क्यों नहीं जा पाएंगे? आप देखो, हम पहले 10th में रहते हैं, फिर 11th में जाते हैं, फिर 12th में, उसके बाद हम डिग्री पे जाते हैं। हमें इसके बारे में पता होता है कि ऑलरेडी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, इसमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हमने कंप्लीट किया। क्यों किया? क्योंकि जब हम यहाँ पर गए, हमने अपना 100% दिया, हमने पढ़ाई किया, तो हमने क्लियर भी कर लिया। वैसे सेम आप बस एंटर हो जाओ, 100% आपका देने के लिए आप रेडी रहो, आप उसे भी कंप्लीट करोगे। ऐसा डाउट मत रखिए आप अपने आप के लिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बस आपको उतना पढ़ना है। तो ओके। नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी मेरे पास एक अच्छे पैकेज पे गए हैं, अच्छा स्किल्स लेके गए हैं, तो आपको उसका दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? उसकी गारंटी मेरी है कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। बाकी रिज्यूमेस बनाओगे, अच्छे से रिज्यूमेस बाद में अप्लाई करते रहना है ज्यादा से ज्यादा, और इसीलिए हमने ये ऑप्शन रखा है कि आप अनलिमिटेड ट्रेनिंग हमारे पास ज्वाइन कर रहे हो। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता, आपको क्लासेस कंटिन्यू रखने हैं, मॉक इंटरव्यूज आपको कंटिन्यू रखने हैं, ठीक है? ये चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस बैचेस आपको अनलिमिटेड मिलती है। जैसे कोई ऐसा होता है ना स्टूडेंट कि सर मैं तो फर्स्ट टाइम सीख रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में कोई ज्यादा आइडिया, तो मैं कैसे करूँ? तो मेरा सिंपल ही होता है कि फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना, तो 6:30 को फर्स्ट टाइम सीखो, और जब दूसरी बैच स्टार्ट होगी फिर से हमारी 7:30 को, तो सेकंड टाइम यहाँ पे सीखो। अब तो नहीं रहो फर्स्ट टाइम, अब तो दो चीजें हो गई आपकी, यहाँ पर भी सीख लिया, सेकंड टाइम यहाँ पर भी सीख लिया, तो डबल रिवीजन हो गई। तो अब तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ये चीज है। तो बस वो अपने माइंड में हम ये चीजें बिठा लेते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम सीख रहा हूँ तो कैसे करूँ, बट आप स्टार्टिंग से देखो कि कोई भी चीज आप फर्स्ट टाइम से स्टार्ट करते हो, पहले से आपको पता ही नहीं रहता कोई भी चीज। फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा हमें पता नहीं था कि सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है, बट जब गए तब पढ़ा। यही चीजें होती है, बस स्टार्ट जीरो से करना होता है हमेशा। यस, हाँ रश्मि, क्लियर हो आप? यस सर। यस, हाँ, यस पूजा। सर मैं अभी लास्ट सेम को, मतलब मेरे एग्जाम पीरियड्स शुरू है, मतलब इस मंथ में, पर मैंने बेसिक से क्लियर किया है, मतलब एडमिन पार्ट और डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा, मतलब बेसिक नॉलेज। मैंने पहले जावा भी पढ़ा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैंने कोर्स किया, बट मुझे एपेक्स में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एडमिन पार्ट और डिफरेंट है और एपेक्स एक लैंग्वेज जो डिफरेंट है जब डेवलपमेंट पार्ट शुरू होता है। और एडमिन, सिर्फ एडमिन पे हम इंटरव्यू दे सकते हैं, दोनों कंबाइंड चीजें हमें अवेलेबल चाहिए? आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा? क्योंकि जब ये होता है ना, ये डिफरेंट नहीं है गाइस, ये एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल। एडमिन भी वही है, डेवलपमेंट भी वही है, बट तरीके मेरे पास दो है। एक तो मैं बिना कोडिंग के भी काम कर सकता हूँ, लेकिन जो फंक्शनैलिटी बिना कोडिंग के पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मुझे कोड करना है, तो वो अलग चीजें नहीं है, ठीक है? काम वही कर रहे हैं हम लोग, वो सिर्फ काम करने के तरीके दो है, एडमिन या डेवलपमेंट, दोनों में से एक। इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर कोई काम मेरा एडमिन से पॉसिबल है, क्योंकि आप मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है ना कि उन्होंने ऐसी ऐसी जगह से कोर्स करके आते हैं 40,000 50,000 देखी, जिनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, जिनको अगर हम CRM के बारे में पूछे कि कैसे यूज होता है, मुझे एक रियल टाइम एग्जांपल दो, नहीं बता पाते। उनके बहुत कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होते कुछ भी, ठीक है? कि उनको काम कैसे होता है सेल्सफोर्स में, वो नहीं पता रहता। इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई वर्क मेरा एडमिन से पॉसिबल है, एडमिन मतलब क्या? टूल्स, तो मुझे उसी से करना है। अगर नहीं होता है तो डेवलपमेंट का ऑप्शन क्यों दिया है मुझे? जो एडमिन से पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए तो डेवलपमेंट ही यूज करना है। अब डेवलपमेंट से सब कुछ पॉसिबल है, डेवलपमेंट से सब कुछ पॉसिबल है, क्लाइंट की कैसी भी रिक्वायरमेंट आई डेवलप कर सकते हो डेवलपमेंट के थ्रू। बट अगर वही काम जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई डेवलपमेंट के थ्रू, तो हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी काम रहे, वही काम अगर एडमिन के थ्रू हो रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इसको देना पड़ता है, एडमिन को। क्यों? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट पे जो आर्किटेक्ट बैठा होता है, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, अब उसका ये होता है कि जितना सिंपल सॉल्यूशन मैं उसके लिए डिजाइन कर दूं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो होता है वो आपको बताएगा, ठीक है? अब वो नहीं है तो आपको ही प्लान करना पड़ता है। लेकिन इसको हम क्यों करते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर जब कोई भी नया डेवलपर हमारे प्रोजेक्ट पे आए, तो उसको सिंपल जाए इसको समझने के लिए, या आपके लिए भी, क्योंकि कम टाइम में यहां पर आप इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे एडमिन से।
डेवलपमेंट के थ्रू बनाओगे तो उसके लिए हमें यूनिट टेस्टिंग करना पड़ता है, टेस्ट क्लासेस बनाने पड़ते हैं। अगर आपने कोई अपेक्स क्लास के थ्रू या ट्रिगर के थ्रू से इंप्लीमेंट किया तो उसके लिए टेस्ट क्लासेस भी बनाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसीलिए इसे देते हैं। तो ये अलग नहीं है, एक ही है इस पूरे एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। सेकेंड चीज कि क्या अगर आप सिर्फ एडमिन के थ्रू इंटरव्यू दे सकते हो, सिर्फ एडमिन का नॉलेज लेके, तो कोई भी कंपनी आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी अगर आपने सिर्फ एडमिन को ऐड किया आपकी रिज्यूमेज में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप समोसा भी ऐसी जगह पर खाने जाते हो जहां पर समोसे के साथ चटनी मिले, राइट? जहां पर सिर्फ समोसा मिल रहा है 10 रुपए का, फिर भी नहीं जाते। अब कंपनी आपको कितना पैकेज दे रही है? 3 LPA का। अब आप मुझे बताओ, कंपनी 3 LPA का पैकेज दे रही है अप्लाई करने के लिए, पोजीशन चाहे 2 है, अप्लाई करने वाले 200 लोग हैं। अब आप गए सिर्फ एडमिन का नॉलेज लेके, बाकी के लोग आए उनको एडमिन का भी नॉलेज है, अच्छे से डेवलपमेंट का भी नॉलेज है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप होते तो आप किसकी रिज्यूमे पहले शॉर्टलिस्ट करते? डेवलपर। सेकंड वन। तो डेवलपमेंट का भी नॉलेज है, भले ही मैं उसको एडमिन का काम देने वाला हूँ, काम मैं उसको एडमिन का ही दूंगा, बट फिर भी अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट पे, तो ये तो मुझे काम आ सकता है ना आगे जाके। ये चीज होती है। तो इंडियन मार्केट में आप कितना भी ट्राई करो सिर्फ एडमिन का नॉलेज लेके, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जितना आप सीख सकते हो एक ही टेक्नोलॉजी में, जितना भी है फंडामेंटल्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, उतना आपको फुलफिल करके ही जाना है। तो ये दोनों को अच्छे से पढ़ो, और सिर्फ आधा अधूरा नहीं। अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे थोड़ा नॉलेज है, तो आपको शायद थोड़े से भी कम नॉलेज होगा, शायद आप उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती है। मैं स्टूडेंट्स को अप्लाई भी करने के लिए नहीं बताता जब तक वो कंप्लीट उसका प्रिपरेशन नहीं होता। कंप्लीट उसका प्रिपरेशन जब तक नहीं होता ना स्टूडेंट्स का, मैं उनको अप्लाई करने के लिए भी नहीं कहता। क्यों? अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना, MNCs, उनका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने अभी इंटरव्यू दिया तो आने वाले 6 महीने के लिए आप सेम कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते, फिर से वहां पर इंटरव्यू नहीं दे सकते। अब जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती थी, जल्दबाजी करके मैंने आधे नॉलेज से अगर इंटरव्यू दिया, फेल हो गया 6 महीने के लिए, फिर अब मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा उसमें। ये चीज है। जब हमें पता है ना, जब मुझे पता है कि मैं रिजेक्ट होने वाला हूं, अप्लाई मत करो, मत करो। एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करो कि आप उसके 70% आंसर आप दे पाओ। एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करो, तब इंटरव्यू में जाओ। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं। जब मुझे पता है कि मैं रिजेक्ट होने वाला हूँ, क्यों अप्लाई कर रहे हो वहां पर? क्यों अपना भी और आगे वाले इंसान के भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो नॉलेज पूरा लेके जाओ। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, ठीक है, पूजा, क्योंकि जब आप रिसेंट पास आउट होते हो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है आपके पास, और आप अच्छी स्किल लेके जा रहे हो, तो एक अच्छी चीज है। तो थोड़ा टाइम दो, अभी आपके पास है टाइम, प्रिपरेशन करो। लास्ट सेम चल रहा है, जब आपकी एग्जाम रहेगी तब आप शायद अगर क्लासेस नहीं भी कर रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड सेशन उसके मिल ही जाएंगे, प्लस अनलिमिटेड ट्रेनिंग का एक्सेस है। जो बैच रहेगी रनिंग उसमें बाकी फिर कंप्लीट कर लेना आप, तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, ठीक है? ओके सर। यस, लेकिन स्किल्स अच्छे से लो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। सीखो जितना अच्छे से, जितना ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो। वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसमें वही दिक्कत होती है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा वो सफिशिएंट है इंटरव्यूज के लिए, और देते भी है लोग। मुझे एक चीज़ याद है, जब मेरा फर्स्ट कंपनी में हम थे पुणे में, नागपुर, अब हम तो नागपुर से ही है, तो नागपुर से ही एक कंपनी है, वहाँ से एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। अब उनका इंटरव्यू चल रहा है। अब हम भी नए नए ज्वाइन हुए थे कंपनीज में, तो पूरा जो हमारा ब्लॉक था, अब सीनियर्स वहां पर इंटरव्यू ले रहा है। अब जैसे उनको पता चला कि नागपुर से है कैंडिडेट, तो फिर उन्होंने बताया कि नागपुर से कैंडिडेट, तो हम गए वहां पर। थोड़े पुणे की कंपनी है जहां पर हम काम कर रहे थे स्टार्टिंग, हम गए देखने के लिए कि कैसे इंटरव्यू दे रहा है। अब वो बेसिक क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं कर रहा है, बेसिक, और अच्छे कॉलेज के था नागपुर से, वो बेसिक क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ क्यों दे रहे हो फिर इंटरव्यू, जब हमें पता ही नहीं है वो सारी चीजें? और फिर भी अब वो रिजेक्ट हो रहा है, वो इस भ्रम में कि मुझे रिप्लाई क्यों ना है उस कंपनी का। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं हायर हुआ हूँ या रिजेक्ट हुआ हूँ, बता ही नहीं रहे वो लोग। अब वो ऐसे भ्रम में रहते हैं। तो ये नहीं करना है हमें।
जब टाइम मिलता है हमें उसको प्रिपेयर करो, जैसे कॉलेज फिनिश हुआ अपने काम पे लग जाओ, प्रिपरेशन करो, ठीक है, जितना आप ले सकते हो उतना टाइम आप दो अपने लिए, ये चीज़ें हमें फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे देखते देखते कब टाइम निकल जाता है, 1 महीना 2 महीना, फिर 1 साल 1.5 साल 2 साल, और करियर गैप हो जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है फिर, इसीलिए क्लियर हो आप पूजा, आपके पास टाइम है, उसको अच्छे से यस सर, ओके, यस थैंक यू। विशाल, कांचन, बोलिए। सर मॉर्निंग का 9 बजे का जो बैच है आपका, उसमें एपेक्स स्टार्ट हुआ है, तो वो कितने दिनों से स्टार्ट हुआ है? आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा ना, आपको वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वेबसाइट पर आप विजिट करोगे ना तो कितने सेशंस हुए वो आपको मिल जाते हैं प्रॉपर। तो जो 9 बजे की हमारी बैच है इसमें देखो, तो ये अपेक्स प्रोग्रामिंग इतने सेशंस हुए देखिए अभी तक, कि प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब प्रोग्रामिंग क्या है, एक सेशन हमारा यही लगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर्स का वर्किंग कैसे होता है, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, सब कुछ, और रिकॉर्डेड सेशन सब है, तो आपका मिस नहीं होगा कुछ भी। देन उसके बाद हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझा, उसके बाद फिर वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, देन कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं अपेक्स के अंदर, ये कोडिंग फंडामेंटल्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। मेथड्स क्या होता है, मेथड्स का इंट्रोडक्शन, फिर मेथड के टाइप्स हमने डिस्कस किए। अब और भी सेशंस हुए हैं लेकिन वो मैंने अभी अपलोड नहीं किया अभी तक, ठीक है, तो वो भी सेशंस है। तो मेथड्स के बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे पास, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स, और फिर कल जो टॉपिक था लिस्ट, और आज वही कलेक्शन का सेकंड डे था हमारा लिस्ट का। तो ज्यादा सेशंस तो नहीं हुए आपके, आप इसको कंप्लीट कर पाओगे अगर इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, जब आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो ये एक्सेस आपको मिल जाएगा इस बैच का भी, तो इसे कंप्लीट कर सकते हो आप। और हाँ इसके अलावा या फिर ये एक है कि हमारी एक बैच है अभी 8:30 को रहती है हमारी बैच, 8:30 इवनिंग, तो इसमें अभी हमारा एडमिन पार्ट आधा हो चुका है, तो मतलब 10 से 15 दिन में इसमें अपेक्स स्टार्ट हो जाएगा बेसिक से, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आप अपेक्स पढ़ सकते हो। ओके। तो कोई अभी टॉपिक जो हमारा बैच चालू है 6:30 का, तो वो सेम टाइम पे रहेगा? ये सेम, अब जैसे हमारी बैच स्टार्ट होती है ना, अभी ये 6:30 का टाइमिंग अभी 4 महीने के लिए फिक्स्ड है, 4 महीना अब यही चलेगा 6:30। बाकी आपको जो ज्वाइन करना है, जो हमारी रनिंग बैचेस है या फ्यूचर में जो स्टार्ट होगी वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये बैच हमारी अभी 6:30 को कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। हाँ ओके। यस विशाल, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ, मेरा भी उसी रिलेटेड क्वेश्चन था हाँ। कि एडवांस बैच का कब रहेगा टाइप, और वही ठीक है, तो फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं ना हम हाँ, लोग? आप कर सकते हो ज्वाइन, कोई भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कल ठीक। का लास्ट डेमो सेशन है, ज्वाइन करिए अच्छे से, ठीक है, एंड डिसीजन ले लीजिए कि क्या करना है आपको, और एक रोड मैप बना लीजिए, ठीक है। आप चाहो कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा या सिर्फ सेल्सफोर्स या सिर्फ हमारे यहाँ, कहीं पर भी बस बिना टाइम गवाए एक टेक्नोलॉजी पकड़ के उसको स्टार्ट कर लो, ठीक है विशाल। हाँ सर, सो ठीक है। कल मिलते हैं देन अगेन इवनिंग 6:30 को, और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो हम कल के सेशन में डिस्कस करते हैं, ओके। अभी 8:30 का कौन सा बैच बोला आपने, एडमिन वाला? एडमिन वाला, उसमें आधा हो चुका है, उसमें आप ज्वाइन भी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स उसमें हो चुके हैं। ओके ओके। या ओके देन, ओके गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन इवनिंग 6:30 को, ओके देन दुर्गेश विशाल, ठीक है, ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके।